बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, इससे गुज़श्ता वीडियो में मैंने चंद हक़ाइक़ और इंकशाफ़ात आप लोगों के सामने पेश किए थे कि कैसे आसिफ ज़रदारी साहब और फरियाल तारपुर के कहने पे लियारी में उज़ैर बलोच की सरबराही में एक डेथ स्क्वाड्स का एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया गया और कैसे गैंगस्टर्स जो हैं वहाँ पे प्रमोट होते रहे, वो तफसील मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा कि ये तफसील, ये जो मौजू है ये बहुत तफसील का तकाज़ी है और एक दो वीडियोज़ में इसका अहाता मुमकिन नहीं है। चुनांचे आए आगे इस जो है ना अभी इस वीडियो में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अभी जो मैं आप लोगों के सामने चंद इंकशाफात रखने वाला हूँ, ये बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले, बहुत ही अफसोसनाक हैं पाकिस्तानी सियासत के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी रियासत के लिए। ठीक है कि कैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ किस किस्म के गैंगस्टर्स को जो है वो प्रमोट करती रही हैं या अभी भी उनके डांडे हैं, उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो बहुत अफसोस की बात है नाज़रीन। खैर, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि उज़ैर बलोच ने सेक्शन 164 के तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 29 अप्रैल 2016 को एक बयान रिकॉर्ड कराया था। 29 अप्रैल 2016 जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 164 और सेक्शन 164 में मुलजिम या मुजरिम की अपनी कंसेंट, अपनी रजामंदी शामिल होती है और अपनी मंशा शामिल होती है। उन्होंने क्या कहा नाजरीन कि पीपल्स पार्टी के लिए, मैं उसका मतन पेश कर रहा हूँ उनके एतराफ़ी बयान का जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया था कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत से गैर कानूनी काम किए, कादिर पटेल के कहने पर कई अफराद को कत्ल भी किया, आसिफ जरदारी के कहने पर अपने ग्रोह के 15 से 20 लड़के बिलावल हाउस भेजे, यानी कि 15 से 20 गैंगस्टर्स जो हैं वो बिलावल हाउस भेजे। क्यों? बिलावल हाउस के करीब 30 से 40 बंगले और फ्लैट ज़बरदस्ती खाली कराए गए हैं। क्यों? उन घरों को ख़रीदने के लिए आसिफ जरदारी ने मालिकान को बहुत कम रकम दी। यानी गैंगस्टर ज़ाहिर जब भेज दे, जो शरीफ लोग होते हैं, जो अपना दामन बचाते हैं, तो वो उनके ऊपर उनको प्रेशराइज़ करते रहे कि आप ये भेज दें। तो बहुत कम, यानी अगर 10 लाख रुपए मरला ख़रीदा है तो 2-3 लाख रुपए, या तो आप 2-3 लाख रुपए मरले के हिसाब से ले लें, आपने 10 लाख का ख़रीदा है, या फिर हम कब्ज़ा कर लेते हैं। यही तरीका वारदात है कब्ज़ा माफिया का। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। अवैस मुजफ्फर टप्पी और आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद दी। फरियाल तारपुर और आसिफ जरदारी के कहने पर मुकदमात और सर की कीमत ख़त्म की गई। उज़ैर बलोच ने बताया मजिस्ट्रेट को कि वो सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर कायम अली शाह और फरियाल तारपुर से मिले थे। मुलाकात में उसने अपने खिलाफ मुकदमात और सर की कीमत ख़त्म करने पर बात की। फरियाल तारपुर और आसिफ जरदारी के कहने पर मुकदमात और सर की कीमत चुनांचे ख़त्म कर दी गई। उज़ैर बलोच ने कहा कि 2013 के इंतखाबात से पहले फरियाल तारपुर से रब्ता किया। उसी के कहने पर शाहजहां बलोच, यानी कि मेरे कहने पर, मैंने फरियाल तारपुर से कहा और फरियाल तारपुर ने शाहजहां बलोच, जावेद नागौरी, अब्दुल्ला बलोच और सानिया नाज को पार्टी टिकट दिया गया। अब बताइए ये किस कदर अफसोसनाक बात है। यूसुफ बलोच और कादिर पटेल के ज़रिए डिफेंस में फरियाल तारपुर के घर बुलवाया गया था। मुलाकात में शर्जील मेमन और निसार मोराई भी मौजूद थे। ये गुज़श्ता वीडियो में मैं बता चुका हूँ। फरियाल तारपुर ने मुझे ज़ाती असला और गोला बारूद छुपाने का कहा। उज़ैर बलोच का कहना, मज़ीद कहना है बयान में कि फरियाल तारपुर ने इजाफी मामला शर्जील मेमन और निसार मोराई के सपुर्द करने का कहा। फरियाल तारपुर की जानिब से मुझे बाहर जाने के लिए भी कहा गया। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत से गैर कानूनी काम किए। कादिर पटेल के कहने पर कई अफराद को कत्ल किया और यूसुफ बलोच के कहने पर 500 मुलाजमतें जुराइम पेशा अफराद को दिलवाई। 500 मुलाजमतें। उज़ैर बलोच ने तहकीकाती इदारों को बताया कि उनके साबिक़ वज़ीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, नबील गबोल और जावेद नागौरी से भी अच्छे ताल्लुकात थे। ये एक पहलू मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया है नाज़रीन, और इसका एक एक लफ्ज़ पे आप गौर करते रहें। और जो है ना, मैं तो बहुत तासुफ़ का इजहार कर रहा हूँ, यकीन करें, कोई खुशी से ये बातें मैं नहीं बता रहा, लेकिन हक़ाइक़ हैं। और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान है 29 अप्रैल 2016 का, सेक्शन 164 के तहत है। अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी बयान नहीं कर रहा। मैं भी इधर ही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी इधर ही है और ये इतराफ़ी बयान भी इधर ही है, तो अपनी तरफ से मैं बयान नहीं कर रहा। किस कदर अफसोस की बात है। आगे चलें, उन्होंने क्या कहा, आगे चले। अब ये तो ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हो गया उनका आसिफ जरदारी साहब के साथ, उज़ैर बलोच का और फरियाल तारपुर के साथ। आगे वो कहते हैं कि
इन इंकशाफात के बाद आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर, कादर पटेल और दीगर से मुझे और अहले खाना को ख़तरा है। मुझे ख़दशा है कि कत्ल ज़मीनों पर कब्ज़े और बदअख़ौरी में मुलव्वस अफराद जिन अफराद के नाम मैंने बताए हैं वो कत्ल न करा दिए जाएँ। ठीक है। इसके अलावा उज़ैर बलोच ने इंकशाफ किया कि गैंग वार के लिए असला क्वेटा और पशीन से लाया जाता था। ठीक। और इसके अलावा नाजरीन, उज़ैर बलोच ने ईरानी खुफिया एजेंसी के लिए भी काम करने का एतराफ़ किया। हाजी नासिर ने ईरान बॉर्डर क्रॉस करवाकर इंटेलिजेंस अफसरान से मुलाकात कराई। ईरानी इंटेलिजेंस अफसरान को कराची में अहम तनसीबात ISI और MI के नाम बताए। 5 हेडक्वार्टर्स, रिहाइश गाह कमांडर 5 कोर, नेवल हेडक्वार्टर्स, कारसाज और स्टेशन हेडक्वार्टर्स कराची के नक्शे ईरानी इंटेलिजेंस को दिए। मुलजिम उज़ैर बलोच का मुल्क से गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात में ट्रायल जो है वो आज तक जारी है। वो तमाम चीज़ें आप लोगों के इल्म में है, लेकिन ये उनके एतराफ़ी बयानात हैं। नाजरीन, उज़ैर बलोच ने यह भी एतराफ़ किया कि कराची में कत्ल, गारतगरी, भत्ताखोरी और दहशतगर्दी के लिए मर्जी के पुलिस एहलकार और अफसरान लगवाए। कादर पटेल के कहने पर कत्ल और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े में मदद की। ठीक है। अब बताइए कि भत्ताखोरी को जो है ना हवा देने के लिए और उसको परवान चढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए मर्जी के पुलिस एहलकार लगवाए। और मैं BBC की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और एक स्टोरी देख रहा था जिसमें उन्होंने बहुत तफसील से उस पर काम किया। ये तो मैंने आपको खुद उज़ैर बलोच के जो सेक्शन जो मैंने बताया आपको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयानात हैं, तो उन्होंने स्टोरीज़ की और कहा कि हैरत की बात है कि जब हम लियारी जा रहे थे और गैंगस्टर से मिलने की हमने ख्वाहिश जाहिर की, तो पुलिस एहलकारों ने हमें उनका एड्रेस बताया, मकान नंबर बताया, घर नंबर मतलब एक गली नंबर बताया और सारा एड्रेस हमें पुलिस एहलकारों ने समझाया। तो हम भी हैरान रह गए BBC के उन नुमाइंदों के मुताबिक कि इन मुजरिमों तक, इन मुलजिमों तक, इन गैंग्स तक पहुंचना पुलिस के लिए क्या मुश्किल हो सकता है, जबकि वो हमें गाइड कर रहे हैं कि आप आगे जाएं। तो आप बताइए, इस तरह हमारे सियासी हुक्मरानों ने जो है वो इदारों का कबाड़ा निकाल दिया और इदारे तबाह किए हैं कि ऐसे पुलिस एहलकार के जिनको बाकायदा अहकामात दिए जाते हों कि जनाब आप इन गैंग्स के जो है ना यानी कि प्रोटेक्टर होंगे, आप इनके जो है ना मुहाफ़िज़ होंगे। ठीक है। और आप जो है ना इनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो आप बताइए, तो आज यही लोग आके मैं क्या कहूँ इस बात पे, फिर कहते हैं कि जी आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और आप पार्टीज़ पे तनकीद करते हैं, सियासतदानों पे तनकीद करते हैं। तो ये हक़ाइक़ मैं आप लोगों के सामने पेश जो कर रहा हूँ, ये मैं अपनी ज़ात से पेश नहीं कर रहा कि कैसे हमारे जो एक सूबे के अवाम है उनके साथ किस कदर बड़ा जुल्म किया गया। न सिर्फ इस सूबे के अवाम के साथ, बल्कि 60 to 70% रेवेन्यू जो है उस कराची से जो है हमारा कलेक्ट होता है। पूरे मुल्क की मईशत को हमने ब्रेक लगा दिए थे। और जब इस तरह की बदअमनी होगी वहाँ पे तो ज़ाहिर है कौन से सरमायाकार आएगा कि जब आप देखेंगे कि पर्चियाँ तकसीम होती हैं भत्तों के लिए कि आप दे दें, फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है कि पर्चियाँ तकसीम हो रही है कि आप हमें इतना भत्ता दे दें। तो कौन इन्वेस्टर्स, क्या वो उनका दिमाग ख़राब है कि वो इस किस्म के इन्वायरमेंट में, जब खुद हुकूमत सरपरस्ती कर रहे हों, आसिफ जरदारी साहब सरपरस्ती कर रहे हों, फरियाल तारपुर साहबा सरपरस्ती कर रहे हों, तो उस वक्त वज़ीर आला सिंध की फिर क्या औकात रह जाती है, आप मुझे बताइए। वज़ीर आला सिंध तो उन्हीं का तैनात करदा होता है, उन्हीं का अपॉइंटी होता है। तो ये हालात है नाज़रीन जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किए, और ये मैंने शुरू यानी कि यूँ समझ लें कि मिडल से शुरू किया है। तो उसके लिए तो बहुत सारी तफसीलात चाहिए होंगी और बहुत सारी जो है वो वीडियोज़ मुझे दरकार होंगी कि उस पर तफसील और तवालत से मैं आप लोगों के सामने मज़ीद जो इसके पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो भी पेश करूं। और इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई जो वहाँ पे पहले इनके गैंग्स का हिस्सा थे उनके इंटरव्यूज़ भी करूं और उनसे भी कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश करूं। ठीक है, कि जो कैसे ये गैंगस्टर्स जो है ना किस तरह, क्योंकि वो ज़ाहिर है ऐनी शाहिद होते हैं, डायरेक्ट
डायरेक्टली ऑब्जर्वर होते हैं तो वो भी कुछ इंफॉर्मेशन डिग आउट करके दे सकते हैं, वगरना तो इस पर कई फिल्में बन सकती हैं, कई ड्रामे बन सकते हैं, कहीं जो है ना इस पे आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं। और अभी मैं गुज़श्ता वीडियो के कमेंट देख रहा था तो मुझे किसी ने कमेंट पे भेजा था कि जी ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं ये चीज़ें वो क्यों नहीं पढ़ते। तो ये तो आप उनसे पूछें कि वो क्यों नहीं पढ़ते। भाई उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो एतराफ़ी बयानात हैं। एक तो GIT बनी है, उसमें एक जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयानात है वो तो तफसील मौजूद है। अब वो नहीं पढ़ते तो उनके अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे ऐसे एंकर्स के। मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज़िंदगी में बस इतनी ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है, ठीक है, कि मैं इतने जो है ना ज़्यादा प्रोटोकॉल में और बहुत ज़्यादा असबाब तय्युश में पढ़ूँ, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए और क्या चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है, ठीक है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो अल्लाह पाक हमेशा से मेरी पूरी करते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी वो पूरी करेंगे। लेकिन इस किस्म के वाक़यात का मकसद मेरा ये होता है कि फैक्ट्स रखूं और दलील के साथ रखूं और आप लोगों के सामने मैं रेफरेंसेस भी कोट करता रहता हूं। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पर बात होती रहेगी। आप सब लोग